जय हिंद प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NS ऑनलाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों, आपको पता है कि कल की क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट किया, जिसमें कल हम लोगों ने 20 ऑब्जेक्टिव तक किया था। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व किया। तो चलिए आज की क्लास में उसके आगे के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो देखिए, सवाल नंबर 21 कहता है कि चांदी पर काली परत किस कारण बन जाती है। ये जो चांदी है, हम लोग सिल्वर देखते हैं, उस पर जो ब्लैक कलर है बनती है, तो किस वजह से काली परत जम जाती है। तो इसका मेन कारण होता है सिल्वर सल्फाइड का। क्या रीजन है? सिल्वर सल्फाइड का। तो सिल्वर सल्फाइड के कारण चांदी पर काली रंग की परत चढ़ जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जितने भी हम प्रश्न बताते हैं वो सब एग्जाम की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम हो या किसी अन्य एग्जाम हो, उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो जितने भी प्रश्न हम बता रहे हैं इसमें, इस वीडियो के माध्यम से, सब अपने कॉपी में नोट करें और इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि तांबे पर हरी परत क्या कहलाती है। जो तांबे पर हरी रंग के परत चढ़ती है वो क्या कहलाती है? तो वो जो हरी रंग का परत जो होता है वो कॉपर कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट होता है। कॉपर कार्बोनेट होता है। तो यहाँ याद रखिएगा, कौन सा परत है? हरी रंग की परत। हरी रंग की परत कॉपर कार्बोनेट। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में कहता है कि विकृत गंधिता किससे संबंधित है। विकृत गंधिता हम लोगों ने क्लास में चर्चा किया कि विकृत गंधिता क्या है। तो विकृत गंधिता क्या होता है? तो जब वसा युक्त, वसा या तेल से बने पदार्थों को, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? तेल से बने पदार्थों को हम लोग वातावरण में, खुले वातावरण में लंबे समय तक छोड़ देते हैं, तो ये जो वसा है इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। बताइए, ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण वो भोजन में एक अप्रिय या खराब प्रकार की गंध आती है और खाने योग्य नहीं रह जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में रेंसिडिटी कहते हैं। तो बताइएगा, विकृत गंधिता किससे संबंधित है? तो भोजन में तेल और वसा से संबंधित है। किससे संबंधित है? तेल और वसा से संबंधित है। अम्ल नहीं होगा, क्षारक नहीं होगा, लवण नहीं होगा। तो किससे संबंधित है? वसा से। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग क्यों किया जाता है। अब बताइए, हम लोगों ने अभी विकृत गंधिता देखा। विकृत गंधिता जिसमें भोजन क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। अब बताइएगा कि भोजन को खराब होने से बचने के लिए कौन कौन सा उपाय किया जा सकता है। तो आपको याद होगा कि हम लोग भोजन को विकृत गंधिता से बचाने के लिए, आपको याद होगा कि हम लोग भोजन को विकृत गंधिता से बचाने के लिए सबसे पहले भोजन को फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। दूसरा उपाय होता है कि हम लोग इसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला दें, एंटीऑक्सीडेंट मिला देंगे। एंटीऑक्सीडेंट का अर्थ होता है कि हम लोग वैसे पदार्थों को मिला दे जो ऑक्सीकरण को क्या कर दे? रोक दे। तो उसे हम लोग एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट मिला देंगे। तीसरा होता है, तीसरा उपाय है सूर्य के प्रकाश से दूर रखिए। सूर्य के प्रकाश से दूर रख के भी आप ऑक्सीकरण को कम कर सकते, रोक सकते हैं। चौथा उपाय है, चौथा उपाय है कि आप भोजन को ऐसे बर्तन में रखिए जिसमें वायु प्रवेश ना कर पाए, यानी वायु रोध बर्तन में रख सकते हैं। वायु रोध बर्तन में रखकर आप भोजन को विकृत गंधिता से रोक सकते हैं। ठीक है। इसमें ऑप्शन चारों में से कौन दिया हुआ है कि एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो विकृत गंधिता को रोकने के लिए। किसको रोकने के लिए? विकृत गंधिता को रोकने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए सवाल नंबर 25 देखते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर कहता है कि CuSO4, CuSO4, CuSO4 को हम लोग बोलते हैं कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो कॉपर सल्फेट की कलर की बात किया जाए तो इसका जो रंग होता है वो नीला रंग का होता है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न 26 कहता है कि FeSO4 का रंग क्या होता है? FeSO4,
तो FeSO4 का बात किया जाए तो इसका जो कलर होता है हरा होता है। किस संख्या 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जब वो जल को जल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वो जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाती है। तो वह किस प्रकार की अभिक्रिया है। विद्युत अपघटन मतलब क्या होगा, टूटना, विद्युत धारा द्वारा टूटना। तो जब जल विद्युत धारा द्वारा टूट रहा है तो वह कौन सी अभिक्रिया है, तो टूटना। टूटना का मतलब क्या हो गया, वियोजन। संयोजन मतलब जुड़ना होता है, वियोजन मतलब टूटना। वियोजन का ही दूसरा नाम होता है अपघटन। अपघटन, अपघटन बोलिए या इसी को विघटन बोल दीजिए, विघटन बोल दीजिए, विघटन। और अंग्रेजी में बात किया जाए तो डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन ये कौन सा रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। किसकी उपस्थिति में जल टूटा, विद्युत धारा की उपस्थिति में, तो इसे विद्युत वियोजन कहते हैं। तो विद्युत वियोजन हो चाहे कुछ भी हो, विद्युत अपघटन हो, है वियोजन। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर, अर्थात जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है Pb, लेड नाइट्रेट Pb NO3 का होल ट्वाइस। क्या होता है लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला, PbNO3 का होल ट्वाइस। जब इसे गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो हम लोग को क्या मिलता है वो पूछ रहा है। तो जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो PbO प्लस NO2 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, NO2 का निर्माण होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, NO2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, NO2, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। सवाल नंबर 29 कहता है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो हम लोग श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, वो श्वसन कहलाती है। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, श्वसन। तो श्वसन में हम लोग ऑक्सीजन शरीर में लेते हैं। ठीक है, शरीर में ऑक्सीजन लेते हैं, कोशिकाओं में पहुंचती है। ये कोशिकाओं में उपस्थित भोजन का क्या होता है, वियोजन होता है। वियोजन मतलब पाचन होता है, अपघटन होता है। तो जब भोजन अपघटन होता है तो हमें ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, ऊर्जा। ऊर्जा मुक्त होती है मतलब ऊर्जा निकलती है। तो ऊर्जा निकलती है तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो गया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, अब सवाल नंबर 30 देखते हैं। 30 क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना, तो भोजन पचता है तो हमें क्या मिलती है। अच्छा एक बात बताइएगा, भोजन का पचना क्या कहलाता है, भोजन का पचना। तो हमारे द्वारा खाए गए भोजन को, हमारे द्वारा खाए गए भोजन, जो भी हम खाते हैं भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना है, क्या कहलाता है, भोजन का पाचन कहलाता है। तो यहाँ किसकी बात आ रही, विघटन यानी टूटना की बात आ रही। तो टूटना को हम लोग क्या बोलते हैं, विघटन बोलते हैं। तो भोजन का पाचन कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, विघटन अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सा अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका भी ऑप्शन नंबर ए, भोजन का पाचन विघटन अभिक्रिया है। ठीक है, अब सवाल नंबर 31 देखते हैं। सवाल नंबर 31 है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक किस ओर लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण जो है हम लोग डिस्कस किए थे क्लास में कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो रासायनिक समीकरण में अभिकारक किस ओर होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इस प्रकार से H2 + O2 से बनता है H2O। यह एक रासायनिक समीकरण है क्योंकि इसमें जल और ऑक्सीजन मिलकर, सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण कर रहा है। तो हाइड्रोजन का सूत्र H2, ऑक्सीजन का O2 से बना H2O। तो जब किसी पदार्थ को सूत्र या संकेत के माध्यम से लिखते हैं किसी भी रिएक्शन में अभिकारक एवं प्रतिफल को, तो उस घटना को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये एक रासायनिक समीकरण है। अगर इसमें बात किया जाए तो दो पार्ट होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट
ये इस पार्ट को हम लोग अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। इस पार्ट को हम लोग प्रतिफल बोलते हैं, प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, प्रतिफल या उत्पाद अंग्रेजी में बोला जाए तो प्रोडक्ट कहते हैं। ये एक रिएक्शन हो गया हम लोग के सामने, रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम लोग समीकरण इक्वेशन के रूप में लिख दिए हैं। तो बोला गया प्रश्न में कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक जो है किस ओर होता है, तो आप बताइएगा। ये साइड क्या है? प्रतिफल है, ये साइड अभिकारक। ये क्या है? अभिकारक है। ये क्या है? प्रतिफल है। तो बताइएगा इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? तो LHS, मैथ में भी पढ़े थे हम लोग, LHS बोलते हैं, इसको RHS बोलते हैं, RHS बोलते हैं। तो RHS मतलब दायां, LHS मतलब बायां। तो बताइए अभिकारक किस ओर है? तो जी बेशक आप लोग को पता चल गया होगा कि अभिकारक सर बाईं ओर होता है। किस ओर होता है? तो बाईं ओर। अभिकारक बाईं ओर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बाईं ओर, ए सही। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। 32 कहता है कि उत्पाद किस ओर होता है? उत्पाद का मतलब प्रतिफल, अभी बात किए थे, प्रतिफल बोलिए या उत्पाद बोलिए, तो उत्पाद किस ओर होता है? तो जी दाईं ओर होता है। कौन सा? अभी बात किए थे कि ये साइड जो होता है, ये साइड होता है H2+O2, H2O, H2O बनाती है। कौन सा हो गया? प्रतिफल हो गया। क्या? प्रतिफल, उत्पाद इसी को बोलते हैं। तो उत्पाद किस ओर है? तो ये RHS बोले थे, दाईं ओर है। इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? दाईं ओर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दाईं ओर होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि किसी 33 कहता है कि गैस निकलना किसका संकेत है? अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, उसमें गैस निकल रही है, तो कैसा क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, गलना या वाष्पीकरण। तो गैस निकलना कैसा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। कैसा है? रासायनिक। रासायनिक परिवर्तन क्या हो गया? रासायनिक। तो हम लोग ने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि रासायनिक अभिक्रिया होने की पहचान में आता है गैस का निकलना। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी। तो 33 का ऑप्शन नंबर ए। अभी रासायनिक अभिक्रिया का ये एक पहचान है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। 34 कहता है कि तापमान में परिवर्तन किसका संकेत है? सब किसका संकेत है? इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रासायनिक अभिक्रिया का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है रंग में परिवर्तन। ये भी रंग में परिवर्तन किसका संकेत होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसका भी ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि CaO, इसी को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? CaO को कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। तो प्रश्न में कि CaO का सामान्य नाम क्या है? जो जनरल नाम है, जनरल नाम इसका क्या होता है? जेनरिक नेम इसका क्या है? तो CaO का सामान्य नाम जो होता है उसे हम लोग, CaO का सामान्य नाम को हम लोग क्विक लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विक लाइम। क्विक लाइम, इसी को हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसी CaO को हम लोग बोलते हैं बिना बूझा चूना। क्या बोलते हैं? बिना बूझा चूना। इसी प्रश्न नंबर 37 कहता है कि CaO का हॉल्ट वाइस, CaOH का हॉल्ट वाइस, CaOH का हॉल्ट वाइस का सामान्य नाम क्या है? वही जनरल नेम इसका क्या है? तो देखिएगा CaOH का हॉल्ट वाइस। अगर ध्यान दीजिएगा तो ये CaO के जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या है? जल की मात्रा। अगर इसको हम तोड़ते हैं, अगर ब्रैकेट से हटाते हैं, तो CaO तो होगा ही, उसके अतिरिक्त इसमें और क्या चीज होता है? H2O अर्थात जल होता है। देखिए CaO हो गया, ठीक है। ये यहाँ से अगर कोष्ठ तोड़े तो ऑक्सीजन के साथ दो हो गया, ऑक्सीजन दो, और हाइड्रोजन भी दो, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन यहाँ एक यहाँ, मतलब CaO में क्या है? जल मिला हुआ। तो अगर जल मिला हुआ है तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? CaOH का हॉल्ट वाइस। अब CaOH का हॉल्ट वाइस की बात किया जाए तो CaO कैसा था? तो शुष्क चूना था, शुष्क चूना। अब बताइएगा CaO में अगर जल मिल गया, CaO में जल मिल गया,
कौन सा हो गया? तो जल मिल गया तो जल योजित चूना हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं बूझा चूना। क्या बोलते हैं? बूझा चूना। तो CaOH का हॉल्ट वाइज कैसा चूना है? बूझा चूना है, बूझा चूना। वो बिना बूझा चूना था। इसको याद करने का क्या ट्रिक है कि जब किसी चीज को बुझाना चाहते हैं तो उसमें पानी मिला दिया जाता है, पानी डाल दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। तो बिना बुझा हुआ चूना CaO था, ठीक है, लेकिन बुझा हुआ चूना इसको पानी डाल दिए या अर्थात पानी मिला दिए CaOH का ऑल्टवाइस, तो कौन सा हो गया? बिना बुझा चूना। अगर इसका सामान्य नाम की बात किया जाए, इसे हम लोग अस्लैग्ड लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्लैग्ड लाइम। क्या कहते हैं? अस्लैग्ड लाइम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्लैक्ड लाइम। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 कहता है। 38 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 38 है कि प्रकाशीय विघटन अभिक्रिया में ऊर्जा का स्रोत है, अर्थात जब किसी पदार्थ को प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ा जाता है तो उसमें मेन एनर्जी के रूप में भूमिका कौन निभाती है, अर्थात तोड़ने में कौन मदद करता है पदार्थों को। देखिए यहाँ विघटन का अर्थ होता है तोड़ना, ठीक है, और प्रकाशीय मतलब प्रकाश की उपस्थिति में कोई चीज तोड़ना। तो नाम से ही पता चल रहा है कि प्रकाशीय वियोजन, नाम से ही पता चल रहा है कि प्रकाशीय वियोजन। तो बताइएगा प्रकाशीय वियोजन में किस चीज की जरूरत पड़ेगी? तो जी ऑब्वियसली आप लोग को पता होगा कि प्रकाशीय वियोजन है तो सर प्रकाश की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? प्रकाश की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 39। बोला गया है कि विद्युत अपघटन में ऊर्जा का स्रोत क्या है। देखिए विद्युत अपघटन मतलब टूटना, विद्युत मतलब विद्युत धारा, यानी कोई चीज विद्युत धारा की उपस्थिति में टूट रहा है तो उसे कौन सा वियोजन बोलेंगे? विद्युत वियोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत वियोजन बोलते हैं। अब विद्युत वियोजन में किसकी आवश्यकता होगी? तो जी पता होगा, ऑब्वियसली पता होगा कि विद्युत धारा की। किसकी आवश्यकता होती है? विद्युत धारा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? विद्युत। विद्युत ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अब देखते अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन का था ऊष्मीय वियोजन में किस प्रकार, तो ऊष्मीय वियोजन में ऊष्मा की आवश्यकता होगी, इसमें भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न 41 देखते हैं। Fe2O3 का जब अपचयन कराया जाता है, अपचयन कराया जाता है किस चीज का निर्माण होता है, क्या प्राप्त होता है? तो FeO3 का जब अपचयन कराया जाता है मतलब इसमें से ऑक्सीजन को हटा लिया जाता है तो हम लोगों को क्या मिलता है? तो फेरस मिलेगा, लोहा मिलेगा। क्या मिलेगा? लोहा मिलेगा। ठीक है, अपचयन कराने पर क्या मिलेगा? लोहा मिलता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि ऑक्सीजन की वृद्धि क्या कहलाती है। ऑक्सीजन की, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि क्या कहलाती है? तो जब ऑक्सीजन मिला तो हम लोगों ने क्लास में चर्चा किया था या आप लोग क्लास में पढ़े होंगे कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का ऐड होना, प्लस होना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम होता है उपचयन। क्या नाम है? उपचयन। तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना, या जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन क्या होगा? हट जाएगी। हाइड्रोजन हट जाएगी। तो हाइड्रोजन का हटना भी क्या है? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में एक प्रकार से दुश्मनी है। ऑक्सीजन का कहना है जहां हाइड्रोजन जाएगा वहां से हम हट जाएंगे। तो ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण हो गया, तो जैसे ऑक्सीजन जुड़ा तो हाइड्रोजन क्या होगा? हटेगा। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण या हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीकरण होता है। तो इसमें क्या प्रश्न पूछा गया है कि ऑक्सीजन का वृद्धि क्या कहलाता है, अर्थात जुड़ना क्या कहलाता है? तो ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर यहाँ उपचयन अपचयन की बात किया जाए तो अपचयन जस्ट उल्टा होता है। अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन हट जाती है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन माइनस हो जाती है। अब बताइए जब ऑक्सीजन हट जाती है तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, हाइड्रोजन जुड़ जाएगी। तो ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवकरण। अवकरण, अवकरण को हम लोग बोलते हैं, अवकरण को ही अपचयन बोला जाता है। अवकरण को ही अपचयन कहा जाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गया? अवकरण या ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का हटना अवकरण। और जैसे ऑक्सीजन जुड़ेगा और यानी ऑक्सीकरण होगा तो हाइड्रोजन हटेगा, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण, या तो अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन हट रही है तब हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा यानी अवकरण हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर
43 कहता है कि हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाता है। तो अभी जस्ट चर्चा किया कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण हो गया, और जस्ट उल्टा ऑक्सीजन का हटना हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन का वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है जुड़ना, तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है मतलब प्लस हो रहा है, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? माइनस। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। अवकरण को ही हम लोग अपचयन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। कौन सा? ए। अब अगला प्रश्न देखते हैं 44। प्रश्न नंबर 44 कहता है कि भोजन को नाइट्रोजन से भरे पैकेट में क्यों रखा जाता है। जैसे हम लोग कुरकुरे खाते हैं, चिप्स खाते हैं, ठीक है, बहुत सारे बंद पैकेट वाला सामान खाते हैं, तो उसमें हम लोग को वो मतलब नाइट्रोजन गैस उसमें भरा रहता है। क्या भरा रहता है? नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस गैस क्यों भरा रहता है? तो अभी हम लोग ने विकृत गंधिता में चर्चा किया था कि कोई भी भोजन का निर्माण होता है, वसा युक्त भोजन को जब हम लोग ऑक्सीजन के संपर्क में अर्थात वायु के संपर्क में रख देते हैं तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, तो स्वाद खराब हो जाती है। तो उसी से बचने के लिए हम लोग फ्रिज में रख सकते हैं, हम लोग प्रकाश से दूर रख सकते हैं, वायुरोध बर्तन में, है ना, ये सब हम लोग उपाय करते हैं। तो इसमें प्रश्न पूछा गया कि भोजन को नाइट्रोजन से भरे पैकेट में क्यों रखा जाता है। तो इसका सवाल आंसर होगा कि विकृत गंधिता को रोकने के लिए, यानी विकृत गंधिता से बचने के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है या नहीं। रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है या नहीं। तो हम लोग ने रासायनिक अभिक्रिया के डेफिनेशन में ही चर्चा किया था कि जब एक या उससे अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करता है या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करता है, तो एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। यहाँ क्या आ रहा? नया पदार्थ बनता है। तो नया पदार्थ बनना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए, नया पदार्थ बनता है। जी बनता है। ठीक है, हमेशा नया पदार्थ का निर्माण होता है। अगर नया पदार्थ नहीं बना तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, आगे 46 कहता है कि Fe प्लस H2O प्लस O2 से क्या बनता है। मतलब जब Fe और H2O प्लस FeO2 मिलता है, यानी कहने का अर्थ है, अगर इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं तो Fe का मतलब होता है लोहा। Fe का मतलब लोहा, ये लोहा का संकेत है, लोहा। अगर H2O की बात किया जाए तो H2O को हम लोग बोलते हैं जल। क्या बोलते हैं? जल। और O2 क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। तो जब लोहा जल एवं ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उस पर जंग लग जाती है। क्या लग जाती है? जंग लग जाती है, जंग लग जाती है। ये एक जंग बनाता है। क्या बनाता है? जंग बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी नोट करिए। अगला प्रश्न कहता है कि सिल्वर क्लोराइड प्रकाश में किस रंग का हो जाता है। तो जब सिल्वर क्लोराइड का रंग देखा जाए तो पहले तो सफेद होता है, जो कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। लेकिन जब इसमें प्रकाश की उपस्थिति में इसको रख दिया जाता है तो इसी का रंग हो जाता है धूसर, अर्थात ग्रे हो जाता है। कैसा हो जाता है? धूसर। धूसर को ही हम लोग ग्रे कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रे। इसका कलर कैसा हो जाता है? ग्रे रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? ग्रे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? धूसर। ऑप्शन नंबर ए 47 का। अब देखते हैं 48 का प्रश्न। 48 का प्रश्न कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का क्या अर्थ होता है। अवक्षेप जो बनता है वो क्या है। तो अवक्षेप के बारे में कल चर्चा किया था कि अवक्षेप होता है एक ठोस पदार्थ होता है जो घुलता नहीं है। तो अघुलनशील ठोस पदार्थ क्या होता है? अघुलनशील ठोस पदार्थ जो घुलता नहीं है, घुलता नहीं है, घुलता नहीं है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? अवक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का क्या अर्थ हो गया? अघुलनशील ठोस पदार्थ। कभी भी अवक्षेप गैस नहीं होता है, द्रव्य नहीं होता, अवक्षेप वाष्प नहीं होता। ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर देखिए, आज यही तक लास्ट था, प्रश्न 49 तक ही है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, आज का अंतिम प्रश्न होगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 कहता है
कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार कुल द्रव्यमान क्या कहलाता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान, मतलब अभिकारक की तरफ जितना भी पदार्थ का द्रव्यमान होगा वो प्रतिफल अर्थात प्रोडक्ट की तरफ कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। प्रोडक्ट की तरफ कुल द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। जितना मान ली इधर 18 ग्राम है, कोई प्रोडक्ट मिला हुआ है, अभिक्रिया किया तो उधर भी कितना ग्राम बनाएगा, 18 ग्राम बनाएगा। अर्थात दोनों तरफ का परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, अर्थात स्थिर रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। तो द्रव्यमान मास कभी चेंज नहीं होता है। कोई भी रिएक्शन हो, दुनिया में कोई भी रिएक्शन होता है उसमें हम लोग मास कभी चेंज नहीं होता है। कंजर्वेशन ऑफ मास, यही कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में बताओ, बोला गया कुल द्रव्यमान क्या रहता है, तो स्थिर रहता है। जैसे इधर 18 ग्राम है तो इधर भी 18 ग्राम, अर्थात ये क्या है, फिक्स हो गया। क्या हो गया, फिक्स। तो ये स्थिर रहता है। क्या रहता है, स्थिर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों ने कुल लगभग 30 प्रश्न किए हैं। 30 प्रश्न जिसमें कल और आज मिला करके 50 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया पहला चैप्टर से। ठीक है, तो पहला चैप्टर से 50 ऑब्जेक्टिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगी, तो इसको ध्यान में रखिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।